समय के साथ चले। आज का जो समय है दोस्तों, वो इंटरनेट का युग कहला रहा है कि इंटरनेट के बिना हमारी दुनिया में कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 2025 के बाद एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था। एलन मस्क ने बताया था कि 2025 के बाद हम सैटेलाइट के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड को फ्री में इंटरनेट देंगे। किसी से भी इंटरनेट का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा 2025 के बाद। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि हर कोई अपना प्रोडक्ट जो है, अपनी चीज जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही बाय और सेल करेगा। इंटरनेट के माध्यम से ही सारा दुनिया का बिजनेस जब चलेगा तो फ्री में देना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता दूं आपको कि जैसे हमारे पास फ्री टू एयर चैनल होते हैं। बहुत सारे चैनल जो है फ्री टू एयर होते हैं, जिसमें हम टीवी के ऊपर चैनल देखते हैं, जो कि हमारी बहुत सारी चीजें जो है फ्री में चलती हैं। जैसे कि डीडी वन तो शुरू से फ्री था, लेकिन अब कम से कम 100-150 चैनल ऐसे हैं जो फ्री टू एयर हैं। हर एक कंपनी को अपना एक चैनल फ्री में देना पड़ता है और वो उसके माध्यम से अपनी एडवर्टीजमेंट भी करता है। तो इसी तरह से इंटरनेट जो है आने वाले समय में फ्री हो जाएगा। लेकिन इंटरनेट से भी बड़ी क्रांति जो है वो हमारी वेब 3 के माध्यम से आएगी, जो इंटरनेट के ऊपर आधारित होगी। जब इंटरनेट शुरू हुआ था दोस्तों, तो उसमें कोई काम नहीं होता था। हल्का फुल्का कोई छोटी मोटी फाइल जो केबीज के अंदर होती थी, किलोबाइट के अंदर, आप छोटी मोटी कोई मैसेज भेज सकते थे हल्का फुल्का ईमेल वगैरह से, और कुछ काम नहीं होता था। सर्फिंग सर्चिंग तो बड़ा मुश्किल काम था। उसके बाद हमारा जो सिस्टम आया, उसके बाद हम लोग स्पीड भी फास्ट हुई और हम लोग सोशल नेटवर्किंग के अंदर आ गए। हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे इंटरनेट पे, एक वर्चुअल दुनिया का निर्माण हुआ। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि हम सब की जो आइडेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगी। हम सब की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज ऐसे होने लगी कि आज आप कई बार देखते हो कि आप कोई भी बात करते हो, अपने फोन आपके पास रखा हुआ है, आप कोई भी बात करते हो, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपने जो बात की थी उसमें किसी शब्द का इस्तेमाल किया था या किसी कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर बाद आपको गूगल पे, आपके फोन में, फेसबुक पे वो दिखाई दे रहा है। वो आप सोचते हो यार अभी तो इसकी बात कर रहे थे, कमाल हो गया, देखो कितना इत्तेफाक की बात है। मतलब हम लोग ऐसा मानते हैं कि देखो हमारे दिमाग कितना तेज है, हमारे पास जो हम बात करते हैं वही सामने आ जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा फोन बहुत स्पाई तरीके से हमारी आवाज को कैच करता है। आज भी आपका फोन आपके पास जो रखा हुआ है ना, आपको लगता होगा ये आपकी आवाज को कैच नहीं कर रहा। बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जो आपकी आवाज को ले लेते हैं, और आपकी जो आप फोन भी किसी को करते हैं ना, फोन पे भी किसी कंपनी का किसी चीज का जिक्र अगर करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन, आप जो बोल रहे हो वो चीजें वो सब उठा लेता है और उसी के मुताबिक आपको एडवर्टीजमेंट देने लगता है। और आप सोचते हैं कि ऐसा यार बड़ा इत्तेफाक के साथ हो रहा है। इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये फोन कर रहा है, क्योंकि आपने जो चाहा उसने दे दिया आपको, उसने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। आप कहते हैं कि मुझे घूमने जाना है, तो आजकल ट्रेंड क्या कर रहा है दोस्तों? आपको पता है लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है ना। तो लक्षद्वीप अगर ट्रेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली लक्षद्वीप के साथ साथ, केवल लक्षद्वीप नहीं, ये आपको घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस इंडिया के या आसपास के जो आप ढूंढना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा आपको कि आप वहां पहुंचो, वहां जाओ, वो अच्छा है। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज को ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो आपका दिमाग उसकी तरफ काम करने लगता है कि हाँ यार ऐसा है। तो हमारी जो है वो जब इंटरनेट फास्ट हुआ, सोशल नेटवर्किंग पे हम गए, फोन के अंदर हमारी जो परमिशंस ली गई, तो हमारी जो है सिक्योरिटी जो है, हमारी पर्सनल जो बातें हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुई, यानी कि वो चोरी हुई। लेकिन इससे अगला जो अब सिस्टम बन रहा है वो बन रहा है वेब 3 का। वेब 3 के अंदर, वेब 3 उसको बोला जाता है जहां हर किसी की आइडेंटिटी सिक्योर हो। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो पर्सन यूज करता है या जो ब्लॉकचेन के माध्यम से काम आप करेंगे, वो सारी की सारी जो है सिक्योर रहेगी। उसमें कुछ भी हैकेबल है ही नहीं, चोरी हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे हर किसी की आइडेंटिटी पहले से ही उसको जो है कह सकते हैं कि चेंज कर दी जाती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, ऐसी सिक्योरिटी लगाई जाती है, एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है, उसको सिक्योरिटी में लॉक लगा दिया जाता है। तो जब आपकी सिक्योरिटी हो जाती है तो आपकी जो है आवाज को जो है वो उस तरीके से यूज नहीं कर पाते जैसे कि आप सोचते हो। क्योंकि जैसे अभी आप देखिए कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी फील्ड के अंदर किसी से भी बात करते हैं, किसी कॉइन की बात करते हैं अगर, वो फेसबुक पे तो दिखा देगा आपको बिटकॉइन वगैरह और चीजें वगैरह, लेकिन आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कौन से कॉइन में काम कर रहे हैं, अगर आप केवल अपने सॉफ्टवेयर इसको यूज करेंगे तो ये कहीं भी आपका कहीं शो नहीं कर पाएगा कि किस कॉइन में करना चाहिए, किस कॉइन में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने यूट्यूब पे उसको सर्च नहीं किया, केवल आप ट्रेडिंग ही कर रहे हैं,
तो वो आपकी कोई भी जानकारी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें केवाईसी तो अब सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होती है, वैसे होता ही कुछ नहीं है। मतलब वो टोटली पूरी तरह से सिक्योर होता है। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर डीफाई और डीपीओएस आज आने वाले समय के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होने वाली है। क्योंकि दोस्तों पैसे का लेन देन दुनिया में कौन नहीं करता, हर कोई करता है। आप या तो बैंक में जाके पैसा जमा करवाते हैं, एफडी करवाते हैं, या फिर बैंक से जाके लोन लेते हैं। गाड़ी लेनी हो या घर का कोई कंज्यूमर आइटम लेनी हो, कोई एसी लेना हो, फ्रिज लेना हो, वॉशिंग मशीन लेनी हो, आपको मोबाइल लेना हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा मोबाइल आप यूज करते हैं, जो किस्तों पे लेके आते हैं लोग, है ना, ईएमआई पे लेके आते हैं। तो अगर आप लोन लेके आते हैं तो नेचुरल सी बात है, देखो दोस्तों, किसी ना किसी ने वो पैसा बैंक में जमा करवाया होगा, तभी आप लोन लेके आते हो। इसको बोलते हैं फाइनेंस सिस्टम, है ना, फाइनेंस का सिस्टम, लेंडिंग एंड बोरोइंग, की लोन देना और लोन लेना, लेंडिंग एंड बोरोइंग। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत है। जो आदमी अपना पैसा बड़ी सोच समझ के बैंक में दे आता है, उसको लगता है कि मेरा बैंक में पैसा सेफ है, और वो सेफ कैसे नहीं है, और डीफाई हमारी कैसे मदद कर सकता है, और हम आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कहां तक जा सकते हैं, उसके विषय में दोस्तों बात करते हैं। डीफाई एंड डीपीओएस, स्मार्ट ब्लॉकचेन फॉर स्मार्ट पीपल। हम लोग स्मार्ट बनने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। डीफाई का मतलब होता है दोस्तों डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस का सिस्टम है वो किसी एक आदमी के हाथ में ना होके डिसेंट्रलाइज हो जाए। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब अब डिटेल में समझते हैं। डीफाई is a short form of decentralized finance which is the use of cryptocurrency। देखो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को केवल क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में यूज किया जा सकता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। आम दुनिया के अंदर जो फाइनेंस होता है उसको सेंट्रलाइज फाइनेंस बोलते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोला ही नहीं जा सकता। Form of decentralized finance which is the use of cryptocurrency to create an alternative decentralized finance। अब अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास बैंकिंग के अलावा कोई फाइनेंस का सिस्टम था ही नहीं, ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम हो गया हमारे पास, यानी कि उसकी बजाय हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज इंडिपेंडेंट फॉर सेंट्रल बैंकर्स, पॉलिटिशियंस एंड हाई फाइनेंस। क्योंकि वो जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो जो है वो सेंट्रल बैंकर, पॉलिटिशियन और हाई फाइनेंस को ज्यादा जो है तवज्जो देता है, उसको जो है प्रायोरिटी पे रखता है। इट एस्पायर्स टू परफॉर्म ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज जनरेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक ट्रांसफर, लोन्स, कैपिटल। यानी कि ये इसमें भी वही सारे काम होंगे जो बैंकों के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि आप बैंक में लोन लेने गए, आपको लोन दिया नहीं, आपके पास सारे कागज थे, लेकिन कोई जानकार आया, उनका बैंक वाला कोई मैनेजर का या किसी उसके एम्प्लॉय का, और उसके पास कोई कागज कम भी था, तब भी उसका लोन हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये गलत चीज है। तो इसके अंदर बेईमानी की जो है, धोखाधड़ी की जो है, वो पूरे पूरे चांस होते हैं सेंट्रलाइज बैंक के अंदर, जो बैंकों के अंदर होता है, जिसको कि आप जानते भी हैं, और जिसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण 50 बार दिए जा चुके हैं। वो ये है कि आपने जो पैसा लोन पे दिया, वो उठा के विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग ले गए। पैसा तो आपका था, लेकिन आपकी मर्जी के बगैर ऐसे लोगों को बिना सिक्योरिटी के दे दिया गया, जो कि उस पैसे का गलत यूज कर रहे हैं और देश का पैसा वापस भी नहीं कर रहे। हालांकि हम आरबीआई हमारे हमें सिक्योर करती है किसी लेवल पर, लेकिन आरबीआई का भी एक हद है, उस लेवल तक वो सिक्योर कर पाएगी, उससे ज्यादा वो सिक्योर नहीं कर पाएगी हमें। डी फाई वर्सेस सी फाई। अब मैं सी फाई तो मैंने आपको अभी बताया कि सी फाई है सेंट्रलाइज फाइनेंस, और डी फाई जो है हमारा सिस्टम ये है। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या बोलता है? अब यहाँ पे दो पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बैंक की पिक्चर है, ये आरबीआई की पिक्चर है जो लेफ्ट साइड में है, जहां पे क्रॉस लगा हुआ है कि इसको नहीं यूज करना आने वाले समय में, और टिक लगा हुआ है राइट साइड में, जहां पे आपको दिखा रहा है कि कोई भी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे केवल ब्लॉकचेन है, और बीच में इथेरियम का साइन है कॉइन का, लेफ्ट साइड में जो इसकी ट्रांजेक्शन्स है, और लेंडिंग बोरोई के तौर पे एक जो है रोलर जो है, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स सा नजर आ रहा है आपको। इसको हम क्लियर करेंगे सारा, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर देखेंगे आप, ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन जो होती हैं, एक सेलर है। सेलर, सेलर का मतलब ऐसा लगा लीजिए कि कोई पैसा देने वाला या किसी चीज को बेचने वाला, है ना। उसके बाद जो है ट्रांजिशन, ये ट्रेडिशनल बता रहा हूं मैं। ट्रेडिशनल का मतलब है कि आम मार्केट में होता क्या है कि उसके बीच में लॉयर्स आते हैं, बैंकर आते हैं, ब्रोकर आते हैं। अब लॉयर्स क्यों आते हैं? हमने कभी तो देखा नहीं लॉयर आते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसके बीच में लॉयर आते हैं, क्यों नहीं आते? आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है ना।
जैसे कि आपसे प्लॉट रखवा लिया जाता है, आपकी जमीन जैसे कि खेती वाला जो लोन होता है उसके अंदर होता है, या फिर आप लैप होता है, लैप बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो होता है। तो उसके अंदर भी ऐसा होता है, लॉयर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं उसके अंदर, बैंकर आएंगे क्योंकि वो लोन करवा रहे हैं, और ब्रोकर भी आते हैं बीच के अंदर, जो कि डीएसए वगैरह आ जाते हैं, कि जो कि एजेंसीज होती हैं जो बैंक के नाम पे लोन करवाने का काम करती है। और इसके अलावा भी बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक होता है बायर, यानी कि कोई पैसा देने वाला है, कोई पैसा लेने वाला है, कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। इसके अंदर ये ट्रांजिशनल ट्रांजेक्शन होती है, और जो बीच का मामला है, ये लॉयर, बैंकर और ब्रोकर वाला, यहाँ पे गड़बड़ होती है सारी, क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से किसी भी चीज को कम ज्यादा करके लोन को ले और दे सकते हैं। वहां पे गड़बड़ के पूरे चांस हैं। अब नीचे की तरफ आइए, आप देखिए, डीफाई विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे सेलर और बायर तो है, पैसा लेने और देने वाला तो है, लेकिन बीच में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि गड़बड़ करे। यहाँ पे टोटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्लॉकचेन ये दिखा रखा है कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, जिसके अंदर कंडीशंस डाल दी गई हैं कि अगर लेने और देने वाला इन कंडीशंस का पालन करता है तो ये काम होगा, नहीं तो ये काम ही नहीं होगा। यानी कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांस ही नहीं है किसी चीज के कम या ज्यादा होने के। अब यहाँ पे दोबारा से इस चीज को और डिटेल में देखते हैं कि ट्रेडिशनल लेंडिंग के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि आरबीआई इन्वॉल्व हो गया। क्रेडिट रिस्क एनालिसिस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो लोग होते हैं जो ये एनालाइज करते हैं कि अगर लोन दिया जाए तो कितने ब्याज पे दिया जाए। ऐसा ना हो कि मार्केट से ब्याज जो लिया जाए वो 5% लिया जाए, और जो जिससे एफडी है उसको 7%, यानी कि 2% का तो लॉस हो जाएगा। या जिससे प्रॉपर्टी ली जानी है, जो भी प्रॉपर्टी या गोल्ड लोन दिया जाना है, उसके बदले में जो सामान रखा जाना है वो कितनी परसेंटेज कम करके रखा जाना है, तो रिस्क जो है कितना होना चाहिए, उसको कम या ज्यादा कैसे किया जाना चाहिए, तो उसको एनालाइज करता है कौन, उसको भी आरबीआई एनालाइज करता है ना। तो डिपॉजिटर होगा, पैसा कोई देगा नहीं तो लेगा कैसे कोई, डिपॉजिटर आएगा। उसके बाद नीचे देखिए बोरोवर आएगा, यानी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई बैंक के अंदर, यानी कि आरबीआई इन्वॉल्व हो गया, हमारे देश की सरकार इन्वॉल्व हो गई, और क्रेडिट रिस्क एनालिसिस एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई, पैसा जमा करवाने वाला हो गया, और फिर वो पैसा लेने वाला हुआ। तो यहाँ पे जो बीच में, इन सब के बीच में है बैंक। अब बैंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक के एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से लोन दे देते हैं कई बार, तो वहां पे हमारा पैसा जो है स्टेक पे लग जाता है, दांव पे लग जाता है, हमारे पैसे का नुकसान हो सकता है, और कई बार होता भी है। अब इसी चीज को अगर हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ले जाए, डीफाई लैंडिंग के अंदर, तो प्रोटोकॉल गवर्नेंस है। प्रोटोकॉल गवर्नेंस का मतलब कुछ रूल बनाए गए जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर थे, कि हाँ मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये जो रूल है, ये रूल मेरे मुताबिक है या नहीं है, कि मेरा पैसा सेफ होगा कि नहीं होगा। तो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट इस चीज को गारंटी देती है कि हाँ यार आपका पैसा सेफ हो जाएगा। तब गौर डिपॉजिटर ने पैसा दिया। अब यहाँ पे लिक्विडेटर्स अवेलेबल होते हैं। लिक्विडेटर कौन होते हैं? जो कि पैसा अवेलेबल करवाएंगे। अवेलेबल करवाने के अंदर कौन होता है? जो कोई ना कोई कंपनी होती है जो प्रोटोकॉल गवर्नेंस को तैयार करती है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर। और प्राइस ऑरेकल का मतलब ये है कि वो जो प्राइस, जो ब्याज देना और ब्याज लेना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसको प्राइस ऑरेकल बोला जाता है। उसको बैलेंस कैसे करेगी वो। और नीचे जो है वो बोरोवर है, पैसा लेने वाला। अब इस बीच में तीन चीजें, तीन बंदे आप देखो इन्वॉल्व है। एक तो पैसा देने वाला लेने वाला, वो तो ट्रेडिशनल के अंदर भी था, तो वो तो होगा ही होगा। लिक्विडेटर केवल और केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम कर रहा है, यानी कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर एक कंडीशंस को अप्लाई करने का काम कर रहा है। वो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन की एक खास बात होती है दोस्तों, कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी कोई कंडीशंस डाल दी जाती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, उसको आप, मैं या जो बनाने वाला डालने वाला है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। उसके अंदर अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकता उसको। जैसा कि बैंक के अंदर होता है कि उसकी कंडीशंस के अंदर, चलो कोई बात नहीं, ये कागज नहीं है ना, चलेगा, छोड़ो, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसमें ऑलरेडी सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। जब तक वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी तब तक वो पास नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देता हूं एक, जिससे आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, एक कॉमन सा एग्जांपल है। मान लीजिए मैंने राज जी को 1 लाख रुपया राज जी से ले लिया मैंने, और राज जी को एक चेक दे दिया मैंने साइन करके, पोस्ट डेटेड, आज से 3 महीने बाद का। और एक एफिडेविट भी हमने आपस में एक दूसरे के साथ लिख के कर लिया, और जिसको हमने नोटराइज करवा लिया।
और उसपे लिख दिया कि ये मैं चेक जो है इनको दे रहा हूँ और इनसे मैंने पैसा लिया है और मैं 3 महीने बाद इनको पैसा दे दूंगा मैं ये। तो मैं ये भी नहीं कह सकता जाके बैंक में कि मेरा चेक गुम हो गया है जी, है ना? कहीं न कहीं मैं धोखाधड़ी का अगर मूड बन भी जाए कि मैं पैसा नहीं देना चाहता, तो वहाँ पे मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मैंने नोटरी करवा के इनको ऑलरेडी एफिडेविट दिया हुआ है। लेकिन मैं बैंक में अगर पैसा रखूँगा ही नहीं तो राज जी को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो कहीं न कहीं राज जी को प्रॉब्लम आ जाएगी, टाइम पे उनका पैसा नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे डीफाई लेंडिंग के अंदर अगर यही सेम काम किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि राज जी से मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं राज जी को यहाँ लिया, सेम इसी तरह से जब डीफाई लेंडिंग के अंदर जब सामने वाले से पैसा आएगा तो उसके बदले में उसको सिक्योरिटी के तौर पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे कुछ ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसको कि अगर मैं पैसा टाइम पे नहीं दे पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विडेट हो जाएगी। लिक्विडेट का मतलब मान लो मैंने गोल्ड दिया था और मैंने लिख के दे दिया कि 3 महीने की इतनी तारीख को अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ, मेरा चेक अगर बाउंस होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये गोल्ड मेरा बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं जो गोल्ड मैंने इनके पास रखा। तो वहां पे इनका पैसा जो है प्रोटेक्शन में आ जाएगा कि ये पैसा सेफ हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर ये काम होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए बिटकॉइन पड़ा हुआ है जो आज की डेट में लगभग लगभग जो है 45 लाख रुपए 40 लाख रुपए के आसपास का है और आप चाहते हैं कि मुझे जो है 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का आने वाले समय में 1 साल में होने वाला है, तो आप उसको बेचना नहीं चाहते, आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो आप चाहते हैं मुझे 10-1 लाख रुपया मुझे अगर मिल जाए अभी और मेरा बिटकॉइन भी बचा रहे, तो मैं किसी तरीके से अपना जो है प्रॉफिट भी निकाल लूँगा और मेरा पैसा जो है, वो भी अगर मुझे मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो बिटकॉइन लेने के लिए, देने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। वहां पे क्या होगा, आप अपना बिटकॉइन दे देंगे, आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा वो यूएसडीटी के रूप में या रुपए के रूप में जो डीफाई कंपनियां करती हैं। ऑटोमेटिकली उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप बिटकॉइन डिपॉजिट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास यूएसडीटी आ जाएंगे और जितना समय आपने उसमें दिया होगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसके मुताबिक आपको एडवांस के अंदर उसका जो है वो कह सकते हैं इंटरेस्ट देना होगा और बाकी जो पैसा है जैसे ही आप देंगे ऑटोमेटिकली वहां से बिटकॉइन निकल के आपके पास आ जाएगा, किसी पर्सन की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ये काम करेगा। लेकिन आपकी तरफ से अगर यूएसडीटी नहीं जाएंगे तो वहां से निकल के वो यूएस बिटकॉइन नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली वो बिटकॉइन बिक जाएगा उतना जितने का आपने उनको पैसा देना है, बाकी बचा हुआ बिटकॉइन आपके पास आ जाएगा। अगर बिटकॉइन का रेट डाउन हो गया तो सारा बिटकॉइन बिक जाएगा और आपकी तरफ पेमेंट खड़ी हो जाएगी आपसे लेने के लिए, यानी कि उसकी रिकवरी मोस्टली हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए मैक्सिमम। इस चीज के कितने चांस है, इस चीज के मैक्सिमम चांस है कि उसकी रिकवरी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 50% 40% ऐसी रिकवरी के लिए जो है वो पैसा दिया जाता है। तो ये सिस्टम जो है डीफाई कहलाता है और ये बहुत सिक्योर होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक के अंदर ये प्रोसेस दिखा रहा है जो मैंने अभी आपको बताई है और ये डीफाई एप्लीकेशन की प्रोसेस है क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक के अंदर आप जो है अगर किसी से लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाते हैं, या तो या बैंक में जाएंगे या पोर्टल पे जाएंगे, है ना? और उसके बाद है कि आप जैसे फॉरेक्स का काम बता रखा है उन्होंने कि फॉरेक्स के अंदर ऐसा होता है, लेकिन डीफाई के केस में क्या होता है, ऐप के ऊपर आपने वॉलेट बनाया, ट्रांजैक्शन सेलेक्ट की, ट्रेड किया, उसको एक्सचेंज किया टोकन को, जैसे हमारा स्मार्ट और अल्टीमा का होता है, अप्रूव किया ट्रांजैक्शन को और हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। तो डीफाई एप्लीकेशंस में और ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यहाँ पे डीफाई का जो सिस्टम शुरू होता है सही तरीके से, वैसे तो डीफाई शुरू हो गया था, सही बताऊं तो 2009 में ही शुरू हो गया था क्योंकि जब बिटकॉइन आया था, क्योंकि वही डिसेंट्रलाइज अपने आप में, जो चीज डिसेंट्रलाइज है तो उसका फाइनेंस भी तो डिसेंट्रलाइज ही कहलाएगा। लेकिन इसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के बदले में कोई पैसा देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बिटकॉइन उस समय ऐसी चीज थी जो कि एक वर्चुअल चीज थी जिसके बदले में कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि कोई उसकी वैल्यू नहीं पहचानता था, कोई उसके बदले में कोई कुछ देता नहीं था। तो उसके बदले में हमेशा पैसा बना रहे, सिक्योर रहे, उस चीज को कंफर्म किया इथेरियम ने यूएसडीटी के रूप में। तो वो आया 2015 के अंदर। तो 2015 के बाद से ये कहानी बढ़ती चली गई और आज की डेट में डीफाई सिस्टम क्रिप्टो करेंसी के फील्ड के अंदर सबसे सिक्योर माना जाता है कि अगर आप पैसा सिक्योर करना चाहते हैं तो किसी डीफाई प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाएंगे तो आपका पैसा सिक्योर हो जाता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर क्या होता है, देखिए 4 चीजें होती हैं। एक तो होती है ब्लॉकचेन, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप नीचे देख रहे हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन लिखी हुई है, सेम ऐसे ही हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन है। राइट साइड में देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ब्लॉकचेन के ऊपर एक बनेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक होगा फ्रंट एंड इंटरफेस। फ्रंट एंड इंटरफेस वो होगा जैसे कि आपके पास आपकी ऐप है,
ये दिखाई क्या दे रहा है आपको, और उसके बीच में डिसेंट्रलाइज ऐप होगी, उसमें सब लिखा हुआ है, इट मस्ट बी एंटायरली ओपन सोर्स, डाटा मस्ट बी स्टोर ऑन ए डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, ईच ऐप मस्ट जनरेट टोकन एक्टिंग एज प्रूफ ऑफ वैल्यू, टोकन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज रिवार्ड ऑन द नेटवर्क, जैसा कि आपको मिलता भी है। तो ये चार चीजें होती हैं जो डीफाई सिस्टम के अंदर चलती है। इन चारों के बिना ना तो ब्लॉकचेन के बिना होता, ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिना होता, और ना डिसेंट्रलाइज ऐप के बिना होता। ये चारों चीजों का होना जरूरी है, तभी आप इसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बोल सकते हैं, अदरवाइज ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस नहीं है। ये एक ओवरव्यू है कि बैक एंड पे काम कैसे होता है। सबसे नीचे ब्लॉकचेन आई, ब्लॉकचेन के ऊपर दो टोकन आई। ये देख लीजिए DeFi में दो टोकन का होना जरूरी है, अकेले टोकन से नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि BTC अकेला था, इसलिए डिसेंट्रलाइज तो था लेकिन सेफ नहीं था, क्योंकि इसके बदले में किसी को रखा नहीं गया था। आज की रेट में हमारे पास क्या है, हमारे पास स्मार्ट है जो कि नेटिव टोकन है हमारी ब्लॉकचेन का, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है अल्टीमा। तो वो एसेट ओवरले आ गया ब्लॉकचेन के ऊपर। तीसरा प्रोटोकॉल ओवरले है कि उसके ऊपर हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि आने वाले समय में आपको पता है कि 2024 में डेक्स आने वाला है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे डेक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। लोन का काम हम आज की डेट में एक तरह से कर ही रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि पैसा आप यील्डिंग फार्मिंग कर रहे हैं ना, यील्ड फार्मिंग एक तरह से, कि आपको एक तरह से ब्याज मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप, रिवार्ड मिल रहा है डेली का। तो उसके अलावा बहुत से काम है जो इस पे होंगे और आने वाले टाइम में, जैसे कि डेरिवेटिव्स, एसेट मैनेजमेंट, स्टेबल कॉइन्स, इंश्योरेंस, डाओ, मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का भी आपके पास लिखा हुआ है कि हाँ अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह हम लेने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर आएंगी आने वाले समय में। और उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन ओवरले, यानी कि इनको सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर पे बनाया जाएगा, और उसके बाद आप लोग हैं एग्रीगेटर 1, एग्रीगेटर 2, 3, इससे आगे के लेवल में आते हैं। यानी कि ये 4-5 लेवल का काम है, इसके बाद भी एक आध लेवल और होता है। तो ये ब्लॉकचेन से लेकर यहां तक ऐसे काम होता है। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर लेंडिंग, बोरोइंग, एक्सचेंज, वॉलेट, चार चीजें होती हैं। ये बेसिक के अंदर आता है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ये होती स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है। बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि कोई पर्सन इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसका कोई मालिक नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कोई मालिक नहीं कि उसको छेड़खान कर दे। रन ऑन ब्लॉकचेन, और ये ब्लॉकचेन पे चलता है। एडवांटेजेस क्या है, एक तो P2P होता है, पर्सन टू पर्सन चलता है, बीच में कोई नहीं आता। नो मिडल मैन, लेस फीस, अवेलेबल 24/7, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है। ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी है, KYC की जरूरत नहीं है, और विड्रॉ आप किसी भी समय कर सकते हो। तो आप खुद देखो कि ये सारी चीजें आपके स्मार्ट वॉलेट पे क्या अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है इनमें से। आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी चीज को अवेलेबल कर सकते हो। हालांकि 24 घंटे में एक बार अवेलेबल होता है, लेकिन किसी भी समय उसको यूज किया जा सकता है ना। तो ये एडवांटेजेस हैं। अब ये बता रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और सेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, उसके अंदर क्रेडिट, ट्रेडिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस, ये सब काम जो होते हैं, और ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर भी होते हैं ये, लेकिन डिफरेंस जो है बहुत बड़ा आ जाता है। किसी एक चीज को ले लेता हूं मैं, जैसे क्रेडिट को लेते हैं सबसे पहले को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेट लेंडिंग एंड बोराइंग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसे को दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, यानी कि लोन लिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है। लैंडर्स पोस्ट देयर क्रिप्टो एसेट्स। लोन देने वाले अपनी क्रिप्टो एसेट्स को लिक्विडिटी पूल में डालते हैं। हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं, लिक्विडिटी पूल हमारे पास है, डेलीगेटेड लिक्विडिटी पूल है। हम अल्टीमा खरीदते हैं मार्केट से, और डेली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के उस पूल में डाल देते हैं। फ्रॉम विच बोरोवर बोरो क्रिप्टो एसेट्स पोस्टिंग देयर क्रिप्टो एसेट्स। आपको जो रिवार्ड के रूप में मिलता है, उसको आप एक्सचेंज पे ले जाके बेचते हो। आप क्रिप्टो एसेट्स आपके पास भी निकल के आती हैं एज कोलेटरल, है ना। इंटरेस्ट रेट आर ऑफन डिटरमाइंड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एबिलिटी। आपको कभी कम मिलता है थोड़ा बहुत पैसा, कभी ज्यादा मिलता है। इसमें क्यों, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है सारा का सारा। तो ये बैंकिंग का काम है, तो ये काम आपके साथ हो रहा है। तो ऐसे ही आने वाले समय में डेक्स आने वाला, नेक्स्ट चीज है ट्रेडिंग, उसमें लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। उससे अगला काम पेमेंट्स का है, इंश्योरेंस का है। ये सारे काम, ये इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम अगले 2 से 3 साल में आपको नजर आएगा। अभी 2028 की जो आप एक मतलब अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि क्या होने वाला, अगर ये सारा का सारा इकोसिस्टम 2028 तक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चीजों को बनने में समय लगता है। और 2028 तक बहुत सी कंपनियां हमारे पास हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए आ जाती हैं, और हमारे अपने प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं, और मार्केट में सप्लाई केवल एक कॉइन डेली की रह जाती है। तो आप सोच के देखो एक कॉइन का प्राइस क्या होने वाला है। मतलब मेरे ऐसा अंदाजा है कि एक ये मतलब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 2028 तक अगर एक कॉइन
1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा ऑप्शन जब यूज होने लगेगा तो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई हमारे पास है नहीं, कॉइन हमारे पास कम है। ये इथेरियम, पॉलीगॉन मैटिक, ये बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो डीफाई पे काम करते हैं, और इनमें से एक भी कॉइन ऐसा नहीं है जिसकी डिमांड ना हो। ये बहुत ही हाई जो है टॉप में डिमांडिंग कॉइन रहते हैं, यानी कि इनके बारे में अगर किसी आप यूट्यूब पे, गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये कॉइन जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा काम करेंगे और प्रेजेंट में भी कर रहे हैं। ये इथेरियम का जो है इकोसिस्टम है, जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2028 तक हमारा अपना इस तरह का तैयार हो सकता है कि पेमेंट सिस्टम में देखो कितनी कंपनियां काम कर रही हैं। अभी तो हम जो है क्रेडिट लेंडिंग और बोरोइंग के अंदर केवल खुद ही काम कर रही है ना अपनी कंपनी, कोई और तो नहीं काम कर रहा। लेकिन कोई और कंपनी आके यहाँ पे अपना डीफाई सिस्टम भी तो बना सकती है, क्योंकि उसको ब्लॉकचेन यूज कर रही है, वो कर सकती है, बिल्कुल अपना टोकन बना सकती है वो। लेकिन यूज क्या होगा उसमें? हमारा स्मार्ट टोकन यूज होगा। वो अपना कोई कॉइन बना लेगी और हमारा स्मार्ट टोकन यूज होगा, लिक्विडिटी उसमें बनी रहेगी और स्मार्ट की डिमांड बढ़ जाएगी वहां पे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये जितना भी आपको इकोसिस्टम नजर आ रहा है, इस पूरे सिस्टम के अंदर हर कंपनी, हर कॉइन आपको जो यूज करने के बदले में फीस के तौर पे यूज करेगा वो स्मार्ट होगा। अब इतनी सारी कंपनियां, इसमें से अगर आधी कंपनियां भी आ जाती हैं या कुछ कंपनियां आ जाती हैं और वो स्मार्ट का यूज करने लगती हैं, अभी तो हम खुद ही यूज कर रहे हैं, तो आने वाले समय में स्मार्ट का कितना बड़ा यूज आने वाला है। आप देखिए पेमेंट सिस्टम के अंदर कस्टोडियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सचेंजेस, लिक्विडिटी, इन्वेस्टिंग, केवाईसी, डेरिवेटिव्स, मार्केट प्लेस, स्टेबल कॉइन, प्रिडिक्शन मार्केट, इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड लेंडिंग, जो कि हम आज की डेट में कर ही रहे हैं एक तरह से। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में उसके अंदर आ सकती हैं और उसका बहुत बड़ा यूज होगा और डिमांड होगी यहाँ पे। ये कुछ 7 कॉइन है जो टॉप में रहते हैं डीफाई के अंदर। यूनिस्वैप इसमें टॉप पे आ जाता है ये। अब सी फाई और डी फाई के अंदर कौन कौन आ जाता है? जैसे बाइनांस है, वो भी सेंट्रलाइज फाइनेंस का काम करती है, हालांकि वो क्रिप्टो में है, लेकिन वो बाइनांस भी क्या करती है, आपसे बिटकॉइन या इथेरियम लेके आपको कुछ यूएसडीटी देती है, और जब आप उसको टाइम पे देते हो वापिस उसके यूएसडीटी, तो आपका बिटकॉइन या यूएसडी आपको इथेरियम वापिस कर देती है। तो ऐसे कई कंपनियां करती हैं यहाँ पे। डी फाई के अंदर ऑलरेडी जो काम कर रही है, टोटले कर रही है, जैसे काइबर कर रही है, तो ऐसी कई कंपनियां और भी काम कर रही है। डी फाई लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम जो करते हैं उसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है? उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी रहती है, लैंडिंग एनालिटिक्स रहते हैं, यानी कि आपने जो पैसा दिया है उसके ऊपर पूरी नजर रहती है, ऐसा समझ लीजिए आप। स्पीड अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि आप लोन अप्लाई करें या लोन ले देने जाएं या एफडी करवाने जाएं आपको समय लगता है, समय तो लगता ही नहीं यहाँ पे, इन सेकंडों मिनटों में काम होता है। इम्यूटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपको सब दिखाई दे रहा है, सब नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। परमिशन लेस है, किसी पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं, सर वो करवाना मेरा काम नहीं होता सर, आपने अपने आप ही करना, जो भी करना ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने करना है, ब्लॉकचेन ने करना है। इंट्रोपरेटिबिलिटी एंड प्रोग्रामेबिलिटी, यानी कि उसको प्रोग्राम किया गया है, जो भी आपको बनाया गया है आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज 24 घंटे में एक बार क्लिक किया तो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली होगा, ये प्रोग्राम किया जा चुका है, ये उसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। एसेट मैनेजमेंट है, यानी कि इसके अंदर पैसा जो है वो लिक्विडिटी जो है बनी रहती है, और इसके अंदर जो है आप अपनी एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, और सेविंग्स भी इसके थ्रू होती है। तो ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म के फायदे होते हैं। तो इथेरियम टोकन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे और भी दिखा रखा है कि एक तरफ है इथेरियम और एक तरफ है दूसरा इथेरियम टोकन, यानी कि एक तरफ है अल्टीमा और एक तरफ है हमारा स्मार्ट। तो ये दोनों मिलके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। यूनिस्वैप, ये प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, ट्रेडिंग फीस इसमें लगती है, वो भी नीचे दिखा रखी है। रिसीव हुआ 50-50 लिक्विडिटी पूल शेयर आ गया यहाँ पे, ये डल गए यहाँ पे दोनों। तो डिपॉजिट होने के बाद यहाँ पे सिंथेसिस या स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ पे, जो आप यहाँ पे स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ऑटोमेटिकली उसका रिवार्ड आता है यहाँ पे आपको। मतलब ये कोई ये जो अपनी कंपनी जो कर रही है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इसने नया किया उसमें शक की गुंजाइश हो कि हाँ ये कुछ गलत कर रही है, पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं। ये ऑटोमेटिकली इथेरियम के समय से होता आ रहा है, लेकिन जो ब्लॉकचेन हमारे पास है, जिस स्पीड से हमारे से काम करती है, वो इथेरियम के पास नहीं है। हमारी चीज एडवांस है उनसे बहुत ज्यादा। आने वाले समय में आप डी फाई के अलावा रीफाई भी देखेंगे, रीजेनरेटिव फाइनेंस, आप डी साई भी देखेंगे, डिसेंट्रलाइज साइंस भी देखेंगे आप। तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी इन फील्ड में काम करना शुरू कर भी चुकी हैं, रीफाई और डी साई के ऊपर भी। डी फाई तो हम कर ही रहे हैं ना। मतलब आप सोच के देखिए कि और भी बहुत सी कंपनियां जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन हमारी ब्लॉकचेन इनसे बहुत एडवांस है, क्योंकि ब्लॉकचेन का ही सारा खेल होता है।
प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। यहाँ पे 3 चीजें हैं। बिटकॉइन जो बनता है दोस्तों, वो बनता है प्रूफ ऑफ वर्क से, उसमें और प्रूफ ऑफ वर्क के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इथेरियम जो बनता है, इथेरियम, वो बनता है प्रूफ ऑफ स्टेक से। बनाने के बाद उसको स्टेक पे भी लगाया जा सकता है। बिटकॉइन जो है उसमें स्टेक वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस हो गया इथेरियम। लेकिन उससे भी एडवांस हम चल रहे हैं कैसे, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसके अंदर हमारा जो कॉइन है वो स्मार्ट कॉइन और अल्टीमा कॉइन जो है वो यूज होते हैं यहाँ पे। वो एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है। तो ये इसको टेक्नोलॉजी को दोबारा से इसको क्लियर करने के लिए समझाया, ये सेम चलता है। लिक्विडिटी पूल के यूज केसेस क्या है, मार्केट मेकिंग में काम आते हैं, क्रॉस एसेट स्वैपिंग के अंदर काम आते हैं कि आप एक एसेट से दूसरी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नेंस एंड वोटिंग के अंदर आने वाले समय में डीफाई का यूज हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर काम यूज कर सकता है। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अवेलेबल अपने पास। उसके बाद अवेलेबल है अपने पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अवेलेबल हो जाएगी, जो इसी साल में अपने पास अवेलेबल है। यील्ड फार्मिंग है, जैसे कि आप रिवार्ड लेते हैं, यील्ड फार्मिंग ही एक तरह से कर रहे हैं हम। ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स, स्टेबल कॉइन क्रिएशन, क्रॉस चेन लिक्विडिटी, ये कितने ही यूज केस हैं जिसके अंदर हो सकते हैं। जैसे जैसे कंपनियां आने यहाँ शुरू होगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अप्रैल के अंदर जो अपना प्रोग्राम होने जा रहा है जो आप लोगों के लिए, उसके बाद मई के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स का होने वाला है। पूरे वर्ल्ड से जो ब्लॉकचेन पे काम करने वाले लोग हैं, जो अपना कॉइन बनाना चाहते हैं, ये कोई कंपनी बनाना चाहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी या डीफाई के ऊपर, उनको एलेक्स सर ने इनवाइट किया हुआ है उनको ये टेक्नोलॉजी समझाने के लिए कि हमारे पास आपके लिए क्या है। जब वो लोग इस चीज को समझना शुरू करेंगे और एक के बाद कंपनियां यहाँ पे आएंगी ना, आप असली रिजल्ट तब देखेंगे। क्योंकि कंपनियां यहाँ पे आने के बाद इसका यूज बढ़ेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। हालांकि संभावना इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश की शॉर्ट में आपको समझाने की कि हम जहां खड़े हैं उसका फ्यूचर जो है कितना ब्राइट है, कितना बड़ा फ्यूचर है, और हम अभी शुरुआत में है। हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी हो। कुछ लोग सोचे यार 3 महीने हो गए मुझे, 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, कुछ हो तो रहा नहीं यार, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सर बड़ी बिल्डिंग को, पिरामिड को बनने में समय लगता है। हमारे सिस्टम को शुरू हुए भी समय कितना हुआ है, हमारे सिस्टम को शुरू हुए जस्ट अगस्त के बाद ही तो शुरू हुआ है ये। अल्टीमा तभी तो आया उसके बाद, और हमने अभी शुरू किया लैंडिंग बोरोइंग। अभी अभी तो हम रिवार्ड ले रहे हैं दोस्तों। जैसे ही अपनी कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि अभी ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, अभी ये छोटे छोटे और हमारा कार्ड आने वाला है, डेबिट कार्ड आने वाला है, हमारे पास और छोटी छोटी चीजें आने वाली हैं। जब हमारे अपने प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे दूसरी कंपनियां भी आएंगी, तो आने वाले समय में अल्टीमा की जो कॉस्ट है और जो कीमत है, और जो स्मार्ट की जो कीमत है, वो कहाँ जा सकती है, आप और मैं, सच में मैं भी अंदाजा इस चीज का नहीं लगा सकता। क्योंकि ये इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा और कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हुआ है। आप कोशिश करें जो भी आप कमाएं, यहाँ पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद उसको कोशिश करें होल्ड करते रहें। अगर सारा होल्ड नहीं कर सकते तो 50-50, 60-40, 70-30, 80-20 किसी भी रेशो में आप इसको, अपने कॉइन को जरूर अल्टीमा को या स्मार्ट को होल्ड अवश्य करें। कि अगर ज्यादा से ज्यादा आपको जरूरत है तो आप 70 या 80% बेच के 20%, 30% अपने पास जरूर होल्ड करें, क्योंकि फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा प्राइस हो सकता है जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। ओवर टू यू राज सर। थैंक यू सो मच।